रात में जगमगाता हमारा आकाश और अनगिनत आकाशीय पिंड जो देखने में जितनी उत्सुकता उत्पन्न करते हैं, वास्तव में वे उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य को समेटे हुए हैं। ये हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है और सूर्य कितना बड़ा है, तो हमारी पृथ्वी जितने बड़े 13 लाख ग्रह हमारे सूर्य में समा सकते हैं। 13 लाख पृथ्वी जितने बड़े ग्रह, सुनने में ये संख्याएं सूर्य के बड़े आकार के प्रति कौतूहल को उत्पन्न करती हैं। और ऐसे ही हमारे एक सूर्य जैसे 100 अरब सूर्य से लेकर 400 अरब सूर्य मिलकर हमारी आकाशगंगा को बनाते हैं, जिसमें से कई सूर्यों को हम रात में अपने आकाश में तारों के रूप में टिमटिमाते हुए देखते हैं। और हमारी इस आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा जो इसके मध्य में स्थित है, और इसमें हमारे सूर्य जितने बड़े 5 अरब सूर्य समा सकते हैं। इतना बड़ा एक तारा। और ऐसे ही लगभग 300 अरब सूर्य मिलकर हमारी आकाशगंगा को बनाते हैं। 300 अरब सूर्य हमारी आकाशगंगा में हैं। 300 अरब यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब। ऐसे 300 अरब या 3 खरब तारे केवल हमारी आकाशगंगा में ही मौजूद हैं। और ऐसी ही आकाशगंगाएं लगभग 200 अरब आकाशगंगाएं हमारे इस ज्ञात ब्रह्मांड में मौजूद है। यदि इन सूर्य की संख्या और आकाशगंगा की संख्या को जानने का प्रयास करें तो ज्ञात होता है कि जो ये रात में आकाश में आकाशीय पिंडों को जगमगाते देख रहे हैं, वे वास्तव में कितने जटिल हैं। आखिर ये आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में कब बनी? क्या इस प्रश्न को हम जान सकते हैं? तो अभी तक ज्ञात संसाधनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिग बैंग की शुरुआत 13.78 अरब वर्ष पहले हुई, जिसे हमने इसके पहले के वीडियो में समझा। बिग बैंग की शुरुआत के बाद लगभग 30 से 40 करोड़ वर्षों के बाद हमारे ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन आकाशगंगाएं अपने वजूद में आ गईं। अभी तक की खोजी गई सबसे पुरानी आकाशगंगाओं में एक GNZ111 हमारे आकाशगंगा के उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाले सप्तर्षि तारा मंडल, जो 7 तारों के समूह में बना है, जिसे उर्सा मेजर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में अभी तक खोजी गई सबसे प्राचीन आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा GNZ11 का पता लगाया गया है। बिग बैंग के ठीक 40 करोड़ के बाद, यानी आज से 13.4 अरब साल पहले अपने अस्तित्व में आ गया था। हब्बल के टेलीस्कोप के माध्यम से खगोलविदों ने उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र का अध्ययन करते हुए अब तक देखी गई सबसे दूर की आकाशगंगा की दूरी मापी है, जिसमें ब्रैकेट में दिखाए गए गैलेक्सी GNZ11 को 13.4 अरब वर्ष पहले के रूप में देखा जा सकता है। खगोलविदों द्वारा लगातार ब्रह्मांड के रहस्यों पर शोध कार्य चल रहे हैं और नई जानकारियां सामने आ रही हैं, मगर यह माना जा सकता है कि बिग बैंग की शुरुआत के लगभग 30 से 40 करोड़ वर्ष के बाद ही प्रारंभिक आकाशगंगाओं के अपने वजूद में आने की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम अपनी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे या दुग्ध मेगला आकाश गंगा कहा जाता है,
इसका यह नाम रात में दिखाई देने वाले दूध के समान सफेद दिखने वाले आकार के कारण दिया गया है। आकाशगंगा तारों व समाप्त होते हुए तारों के अवशेषों, गैस, धूल व डार्क मैटर से बनी होती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बांधे हुए होता है। एक अनुमान के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 100 से 400 अरब तारे हो सकते हैं और कम से कम इतनी ही संख्या में ग्रह भी हैं। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे या दुग्ध मेला आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसकी लंबाई 1,00,000 प्रकाश वर्ष की है, जिसे अगर किलोमीटर में समझें तो 1 के आगे 18 जीरो, इतने किलोमीटर, या आसानी से हमारी आकाशगंगा के एक छोर से प्रकाश की किरण को इसके दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए 1,00,000 वर्षों का समय लगेगा, मगर इसकी मोटाई केवल 1,000 प्रकाश वर्ष की है। हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौर मंडल के चक्र के क्षेत्रफल को यदि 1 रुपए के सिक्के जितना समझ लिया जाए, तो हमारे सौर मंडल की तुलना, जिसे हम 1 रुपए के सिक्के जितना समझ रहे हैं, इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल हमारे भारत देश के पूरे क्षेत्रफल से भी बड़ा, लगभग 1.5 गुना होगा। तो कहां 1 रुपए के सिक्के इतना आकार जिसमें हमारा पूरा सौर परिवार है, और कहां भारत देश से भी बड़ा क्षेत्रफल। तो इस तुलना से आप हमारे सौर मंडल की स्थिति, जिसमें सूर्य और सभी ग्रह हैं, उसकी हमारी आकाशगंगा से तुलना को समझ सकते हैं। और हमारा सौर मंडल हमारी गैलेक्सी में कहां पर है, तो हमारे आकाशगंगा या गैलेक्सी के मध्य से लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर इसकी ओरियन भुजा के अंदरूनी किनारे पर हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाशगंगा में तारे और गैस अपने केंद्र के चारों ओर भिन्न भिन्न रूप से घूमते हैं। इस घूर्णन की अवधि स्थान के साथ बदलती रहती है, और हमारा सौर मंडल भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, और इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। तो अब प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा या गैलेक्सी कितनी पुरानी है। यह अपने आप में उतना ही जटिल प्रश्न है कि हमारी गैलेक्सी या आकाशगंगा की शुरुआत कब हुई। एक हमने अनुमान पहले देखा, और इसमें एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडलीय विरूपण को ठीक करने के लिए अनुकूल प्रकाशिकी का उपयोग करने वाले अवलोकनों के अनुसार हमारी आकाशगंगा के उभार में लगभग 12.8 अरब वर्ष पुराने तारे हो सकते। एक दूसरे आकलन के अनुसार 2007 में हमारे आकाशगंगा के प्रभामंडल में एक तारा HE 15230901, जिसकी आयु 13.2 अरब वर्ष की अनुमानित की गई। तो हमारी आकाशगंगा कम से कम उतनी पुरानी तो मानी जा सकती है, मगर लगातार ब्रह्मांड से खोज हो रहे हैं और ज्ञान में सदैव वृद्धि भी हो रही है, और इसके अनुसार यह समय काल भी बदल रहा है। नवंबर 2018 में खगोलविदों ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने सितारों में से एक की खोज की सूचना दी, जो लगभग 13.5 अरब वर्ष पुराना एक छोटा अल्ट्रा मेटल पुअर तारा है, जो लगभग पूरी तरह से बिग बैंग से निकली सामग्री से बना है, और संभवतः यह पहले सितारों में से एक है। एक अन्य अनुमान के अनुसार HD 140283, जो पृथ्वी से 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है,
इस तारे का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि उसकी अवस्था स्पष्ट रूप से उस तारे के बुढ़ापे की ओर संकेत करती है और कई खगोलविदों ने इसे संभवतः 13.6 या 12 अरब वर्ष जितना पुराना बताया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से आकाश गंगाओं की सबसे पुरानी संरचना के बारे में खगोलविदों के अंतर मतभेद है। मगर इस प्रकार के उदाहरण से हम स्पष्ट रूप से एक बात समझ सकते हैं कि आकाशगंगा के तारे लगभग ब्रह्मांड जितने ही पुराने हो सकते हैं, जिनकी आयु 13.61 अरब वर्ष जितनी भी हो सकती है। और इस प्रकार संभवतः बिग बैंग के अंधकार युग के बाद ही हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के बनने की शुरुआत हो चुकी थी। मिल्की वे की बनावट 1990 के दशक तक वैज्ञानिक समझा करते थे कि आकाशगंगा का घना केंद्रीय भाग एक गोले के आकार का है, लेकिन फिर उन्हें शक होने लगा कि उसका आकार मोटे डंडे की तरह है। 2005 में स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई तस्वीरों में यह स्पष्ट हो गया कि उनकी आशंका सही थी। आकाशगंगा का केंद्र वास्तव में गोले से अधिक खिंचा हुआ डंडे-नुमा निकला। आकाशगंगा की सर्पिल संरचना अनिश्चित है और आकाशगंगाओं की भुजाओं की प्रकृति पर वर्तमान में कोई आम सहमति नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 4 सर्पिल भुजाएं हैं जो आकाशगंगा के केंद्र के पास से शुरू होती हैं और इसमें कम से कम 2 छोटी भुजाएं हैं, जिसमें पहला पर्सियस भुजा, दूसरा नोरम अथवा बाहरी भुजा, तीसरा स्कूटम सेंटोरस भुजा, चौथा कैरिना सैजिटेरिस भुजा, पांचवा ओरायन सिग्नस भुजा, जिसमें सूर्य और उसके सौर मंडल आते हैं। ओरियन या ओरायन आर्म भुजा, जिसे शिकारी भुजा के नाम से भी जाना जाता है। ओरियन भुजा, जिसे ओरियन सिग्नस भुजा भी कहा जाता है, यह हमारी मिल्की वे की आकाशगंगा के भीतर एक छोटी सी सर्पिल भुजा है, जिसकी चौड़ाई 3000 प्रकाश वर्ष और लंबाई 10,000 प्रकाश वर्ष है। और यह भुजा हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारा सूर्य और उसका सौर परिवार व पृथ्वी सहित इसका हिस्सा है। हमारा सौर मंडल ओरियन भुजा के मध्य में स्थित है। आकाशगंगा का घूर्णन। आकाशगंगा में तारे और गैस अपने केंद्र के चारों ओर भिन्न भिन्न रूप से घूमते हैं। इसके घूर्णन की अवधि स्थान के साथ बदलती रहती है, जिसकी सामान्य तारकीय कक्षीय गति 210 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर 4,70,000 मील प्रति घंटे के बीच की है। हमारी आकाशगंगा का केंद्र। आकाशगंगा के मध्य को गैलेक्टिक सेंटर कहा जाता है। हमारा सूर्य इस केंद्र से 25,000 से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र को बेहद खास बनाता है उसका ब्लैक होल, जिसे सेजिटेरियस ए या धनु अ के नाम से जाना जाता है। यह एक विशालकाय ब्लैक होल है। यह तारामंडल धनु व वृश्चिक की सीमा के पास स्थित है। 12 मई 2022 को इवेंट होरिजन टेलीस्कोप के सहयोग से मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसे सैजिटेरियस ए की एक छवि का खुलासा किया। यह ब्लैक होल हमारी धरती से 27,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमयी क्षेत्रों में एक माने जाते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय का एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल बेहद मजबूत हो जाता है।
यह सब कुछ अपने अंदर खींचता जाता है और वह इतना ताकतवर होता है कि प्रकाश व अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी नहीं छोड़ता है। यह सब कुछ निगल जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर क्षितिज की एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती हैं। इसे ब्लैक या काला इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता। अपने ना दिखने वाले या अदृश्य भीतरी भाग के बावजूद एक ब्लैक होल अन्य पदार्थों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकता है। उदाहरण के लिए ब्लैक होल का पता उसके करीब तारे या उनसे किसी समूह की गति से लगाया जा सकता है जो लगता है कि अंतरिक्ष में किसी खाली दिखाई देने वाले एक हिस्से की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे एक तारा ब्लैक होल में गिरता हुआ दिखाई देता है, यह सूर्य और गैसों को अंदर खींचता हुआ दिखाई देता है जो एक सर्पिल आकार में ब्लैक होल के अंदर जाते हुए प्रतीत होते हैं। यह बहुत ही उच्च तापमान तक गर्म होकर बड़ी मात्रा में विकिरण को छोड़ता है जिसका पता पृथ्वी पर स्थित या पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए टेलीस्कोप या दूरबीनों से लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अवलोकनों में व विश्लेषणों में यह वैज्ञानिक सर्वसम्मति उभर कर आई है कि ब्लैक होल न दिखने के बावजूद अपना अस्तित्व रखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में भी एक विशालकाय ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान का 43 लाख गुना है। सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया गया है कि किसी भी मात्रा का पदार्थ एक ब्लैक होल बन सकता है यदि वह इतनी जगह के भीतर सिमट या संकुचित हो जाए जिसकी त्रिज्या अपनी समतुल्य एस त्रिज्या के बराबर हो, जिसके अनुसार यदि हमारी धरती या पृथ्वी 9 मिलीमीटर की जगह में संकुचित हो जाए या सिमट जाए तो यह ब्लैक होल में बदल सकता है। और यदि हमारे सूर्य का द्रव्यमान 3 किलोमीटर की जगह में संकुचित हो जाए तो यह भी ब्लैक होल में परिवर्तित हो सकता है। ब्लैक होल में भौतिकी व समय के नियम बदलते हुए दिखाई देते हैं। ब्लैक होल की आकर्षक छवि के कारण यह सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या वास्तव में इस प्रकार की वस्तुओं का अस्तित्व है। आइंस्टाइन की स्वयं की यह गलत धारणा थी कि ब्लैक होल का निर्माण संभव नहीं है, मगर बदलते समय में वैज्ञानिकों को इसके प्रमाण मिलते गए। स्टीफन हॉकिंस ने दर्शाया कि बिग बैंग के कई ब्रह्मांडीय समाधानों में सिंगुलैरिटी का अस्तित्व है। कई अवलोकनों द्वारा दर्शाया गया कि ब्लैक होल अपना वजूद रखते हैं और ये हमारे ब्रह्मांड में भारी संख्या में है। ब्लैक होल की उत्पत्ति। अंतरिक्ष में ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया में जब किसी बड़े तारे का पूरा ईंधन जल जाता है तो उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू होता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल है तो इसके गुरुत्वाकर्षण का दबाव इतना होगा कि यह अपने बोझ से ही सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि वह एक ब्लैक होल बन जाएगा और यह काले विविर या होल के रूप में दिखाई देगा। आकाश गंगाएं और उनके मध्य होने वाला टकराव। जैसा कि हमारे आकाश गंगाओं में कई आकाश गंगाएं हैं तो स्वाभाविक है कि उनमें टकराव भी हुआ होगा।
तो क्या हमारी आकाशगंगा का किसी अन्य आकाशगंगा से टकराव हुआ है? तो इस मामले में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा ने अपने जीवन काल में कम से कम 2 आकाशगंगाओं तो निगल ही लिया है, और इसीलिए कई जगहों पर मिल्की वे आकाशगंगा को नरभक्षी आकाशगंगा भी कहा जाता है, यानी अपनी आकाशगंगाओं जैसी दिखने वाली आकाशगंगाओं का भक्षण। ऐसी ही एक आकाशगंगा थी गैया सॉसेज। यह बौनी आकाशगंगा जिसका भक्षण हमारी मिल्की वे आकाशगंगा ने लगभग 8 से 11 अरब वर्ष पहले कर लिया था, जिसके अवशेष हमारे मिल्की वे में दिखाई देते हैं। इसने 50 अरब सौर द्रव्यमान वाले तारे, गैस और डार्क मैटर के साथ में कम से कम 8 गोलाकार समूहों को हमारी आकाशगंगा में जोड़ा। ऐसा ही एक और अस्तित्व का प्रस्ताव 2020 में किया गया कि क्रैकन नाम की आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा में लगभग 11 अरब वर्ष पहले टकराकर विलीन हो गई। और ऐसा नहीं है कि भविष्य में भी हमारी आकाशगंगा का टकराव किसी दूसरी आकाशगंगा से नहीं होगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे करीब की आकाशगंगा, जिसे एंड्रोमेडा आकाशगंगा या देवयानी आकाशगंगा कहा जाता है, यह हमारी धरती से लगभग 2.5 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारापुंज को नग्न आंखों से हम आसमान में देख सकते हैं। यह आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा की तरफ 100 से लेकर 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है, और यदि यह इसी दिशा में जारी रहती है तो लगभग 450 करोड़ वर्षों के बाद इनके आपस में टकराने की उम्मीद है। हालांकि आकाशगंगा के समूह में आकाशगंगाओं के बीच इस तरह की घटनाएं आम बात है। तो इस प्रकार लगातार होते हुए हमारे ब्रह्मांडीय परिवर्तनों का अवलोकन किया जा सकता है, और लगातार होते हुए परिवर्तनों में मुख्य घटकों ने ही हमारे ब्रह्मांड के वर्तमान स्वरूप को प्रदान किया, और वे थे: पहला 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई के साथ स्थान, दूसरा चौथा आयाम समय, तीसरा ऊर्जा पदार्थ तंत्र, चौथा नियम या ब्रह्मांडीय नियम। इन्हीं के आधार पर लगातार हमारा ब्रह्मांड परिवर्तनशील हो रहा था। कोई दैवत्व नहीं, कोई रहस्य नहीं, स्पष्ट प्रामाणिक व सटीकता के साथ हमारा ब्रह्मांड लगातार बदल रहा था। इसी बदलते परिस्थितियों में हमारा सौरमंडल और पृथ्वी भी अपना आकार ले रही थी। इसी को हम आगे जानेंगे। धन्यवाद।